थे। अरे दिल्ली वाले तो फ्री के लालच में आ जाते हैं, अरे दिल्ली वाले को तो फ्री बिजली पानी चाहिए। जी नहीं, दिल्ली वालों को देशभक्त करते जहाँ 50% से ज्यादा मेजोरिटी मुस्लिम की, वहाँ पर क्लियरली लोग इस तरीके की बात करते हैं जी मुस्लिम को देख के वोट कीजिए। और अहमदुल्ला खान का जितना ऐसी बात में ऐसी हवा में जहाँ बीजेपी इतनी सीट लेकर, मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि कोई सीट मुस्लिम या हिंदू सीट नहीं होती है। क्या मुस्लिम को इंग्लिश मतलब इंग्लिश और उर्दू के ऊपर कुछ बहस हुई? इतनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठबुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। वो जितने भी लोग हैं चंगू मंगू नेता कहती हूँ मैं इन लोगों को कि ये चंगू मंगू नेता मुसलमानों का बरसों बरस से शोषण करते आ रहे हैं। कोशिश रहेगी कि महिला मुख्यमंत्री आए, कि निजी राय है ये बिल्कुल। परवेश वर्मा भैया, परवेश वर्मा बहुत नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पहुंचे हुए हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय पे और वहाँ पर बिल्कुल जोरों शोरों से मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो, मीडिया पहुंचा हुआ, तैयारी हो रही है। आज शाम तक डिक्लेयर होने की संभावना है कि सीएम चेहरा कौन होने जा रहा है। उसी बीच हमसे मुलाकात हुई शबनम खान जी की, तो मैंने कहा इन्हीं से पहला इंटरव्यू लेकर बात की जाए कि क्या इनको लगता है कि कौन होने वाला चेहरा है और क्या कहना चाहती हैं इस जीत के ऊपर बीजेपी की। ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने जब लोकसभा के चुनाव थे तब भी फ्री के लालच में नहीं आई, और अब जब दिल्ली के चुनाव थे तो दिल्ली की जनता को सैल्यूट करती हूँ मैं शबनम खान, क्योंकि दिल्ली ने बता दिया। लोग हमारे ऊपर बड़ी वो किया करते थे, अरे दिल्ली वाले तो फ्री के लालच में आ जाते हैं, अरे दिल्ली वाले को तो फ्री बिजली पानी चाहिए। जी नहीं, दिल्ली वालों को देशभक्त सरकार चाहिए। दिल्ली वालों को एक अलग तरीके का जो हमारे को सच में विकास की तरफ लेकर जाए वो चाहिए। दिल्ली वालों को फ्री की कोई चीज नहीं चाहिए। दिल्ली वालों ने साबित कर दिया। सबसे पहले दिल्ली की जनता का धन्यवाद और भारतीय जनता पार्टी के हर जीते हुए व्यक्ति को, हारे हुए वालों को भी शुभकामनाएं तो उनको भी देना बनता है। गलत पार्टी में रहे ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मुस्लिम समाज से आती हैं। मैं कह रहा था कि जैसे 2 सीट पे MIM का आना और उनका क्लियरली ये बात बोलना कि जी मुस्लिम के लिए हम, क्योंकि वो मैं कई जगह गया, ओखला में विधानसभा में गया, इधर तो लोग बात कर रहे थे जहाँ 50% से ज़्यादा मेजोरिटी मुस्लिम की, वहाँ पर क्लियरली लोग इस तरीके की बात करते हैं जी मुस्लिम को देख के वोट कीजिए। और अहमदुल्ला खान का जितना ऐसी बात में ऐसी हवा में जहाँ बीजेपी इतनी सीट लेकर, मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि कोई सीट मुस्लिम या हिंदू सीट नहीं होती है। हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टी अपनी कैंडिडेट्स को खड़ा करती है। AIMIM का दोहरा चरित्र है ये, जो वो ये बता रही है कि ये मुस्लिम सीट है। भाई सीट पे कैसे मुस्लिम लिख दिया आपने? नहीं, कहा कि 50% जहाँ आबादी है वहाँ पर यही इनका हमेशा दोहरा चरित्र रहा है, जो इन्होंने मुसलमानों को बांटने की कोशिश की है। मुसलमान देश की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, मुसलमान देश के कानून को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहता है, पर ये कहते नहीं तुम मुसलमान हो, तुम्हारी सीट भी मुसलमान रहेगी। तो इस तरीके के नेताओं को मैं चेतावनी दे रही हूँ, मुसलमानों के साथ छल करना बंद करें। आपने वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मनीष भैया जीत सकते थे ओखला में, लेकिन उन्होंने मुस्लिम करके उसको डिवाइड किया। मुस्लिम वोट को बांट के एक तरफ अपनी तरफ AIMM खींचना चाहती है ताकि वो मुसलमानों की बड़ी नेता बनकर उभरे। तो वो जितने भी लोग हैं चंगू मंगू नेता कहती हूँ मैं इन लोगों को कि ये चंगू मंगू नेता मुसलमानों का बरसों बरस से शोषण करते आ रहे हैं। चाहे वो 3 तलाक की बात हो, चाहे वो महिलाओं का कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो मुसलमानों की कोई भी बात हो, मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए काम नहीं करते। मुसलमान देश की मुख्य धारा में जुड़ जाए ये काम नहीं करते। मुसलमान को बांट के अलग कैसे किया जाए इस पर काम करते हैं। बिल्कुल, आपने देखिए मौका है आज बीजेपी का सीएम डिक्लेयर होने का, लेकिन आपने मुझे ये बात बोल के याद दिला दी, कल ही का योगी जी का बयान वायरल हो रहा है कि आप मुस्लिम को इंग्लिश और उर्दू के ऊपर कुछ बहस हुई कि वो कह रहे थे कि ये भाषा, तो कहा कि तुम खुद तो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हो और इनको कहते हो कि उर्दू पढ़ो। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? तो समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठबुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। मुल्ला मौलवी बनो इस तरह। मैंने ओवैसी जी को भी एक बार सवाल कर लिया था, आपकी पार्टी में कितनी महिलाएं हैं? 0। तो आप महिलाओं के मुद्दे पर कैसे बात कर सकते हैं? आपने मुस्लिम बहनों के लिए किया क्या है? फिर वो स्कूल लेकर बैठ जाते हैं, वहां भी आप मुसलमान ही बता रहे हैं उनको। स्कूल में भी तो आप शिक्षा नहीं लेने दे रहे। स्कूल में भी आप बच्चों को हिजाब लगा कर आएगा, ये लगा कर आएगा। स्कूल की एक यूनिफॉर्म थी, छोटा सा मैटर था, मुस्लिम ऐसा बना दिया जैसे मुसलमानों के खिलाफ हो वो बात।
छोटे से मैटर को। तो आप सोच रहे हैं ये सिर्फ मुसलमानों की वोट बैंक पाने के लिए काम करते हैं। जो हमारी अलायंस पार्टी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करना चाहूंगी, वो कहते हैं सब आइए, ये देश है, आप सब लोगों से ही आगे बढ़ेगा। एक हाथ में कुरान शरीफ पकड़िए, एक हाथ में कंप्यूटर पकड़िए। तो मैं उस व्यक्ति के साथ जाऊं जो मुझे कंप्यूटर की भी शिक्षा देना चाहता है, या जो सिर्फ कुरान शरीफ का नाम लेकर, जो हमारी एकदम पवित्र किताब है, उसका नाम लेकर छल कर रहा है हमारे साथ, वो अपनी वोट लेना चाहता है सिर्फ उसके नाम पर। अभी अपने सपा सुप्रीमो कह लीजिए अखिलेश प्रसाद यादव का अखिलेश यादव का किस तरीके का बयान आ रहा है। आप भी भाजपा की जीत पर बहुत खुश हैं और आप शब्द भी गड़बड़ा रहे हैं। जो एक्चुअली तैयारी हमारी बीजेपी की, आज चेहरा लोग बहुत तराश रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, तो इसलिए तैयारी इस चीज़ की थी। लेकिन अखिलेश यादव का जिस तरह का बयान आया, उन्होंने महाकुंभ में, नौज में, कहीं अकबर और इस तरीके की ये बातें करके, और उनके ही नेता ने भाषा के ऊपर भी, उर्दू के ऊपर, मतलब ये एक तरह से इतना मुस्लिम की पैरवी, इतना इनको दर्द, ये क्या दिखाता है। फिर वो कहते हैं जी हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं, हमें कृष्ण भगवान सपने में आते हैं। या तो आप हिंदू रह लीजिए या आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए। क्या ओवैसी जैसे कम पढ़ते हैं क्या? मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ अखिलेश भैया, ना आपको उर्दू कहने की जरूरत है, ना इंग्लिश, ना हिंदी कहने की जरूरत है। आप अगर भारतीय हो जाते हैं ना, तो सारी भाषाएं आपके अंदर समावेश हो जाती हैं। आप सारी भाषाओं का आदर करने लगते हैं और हर भाषा हर एक की है। मैं तो हिंदू भाइयों को कुरान शरीफ पढ़ते देखती हूँ, मैं तो हिंदू भाइयों को अपने से ज़्यादा उर्दू पर महारत हासिल देखती हूँ। तो हमें भाषाओं में मत बांटिए, और मुसलमान को मुसलमान कह के ना हमें अल्पसंख्यक बताया हमेशा। हम क्यों होते हैं अल्पसंख्यक? हम तो अपने हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम तो भारतीय हैं, हमें भारतीय रहने दीजिए। हमें बांट के अल्पसंख्यक बता के दरकिनार करने का सबसे बेहतरीन रास्ता अपनाया विपक्षी पार्टियों ने, और कहा आप अल्पसंख्यक को 2M दर्जे के वहां पड़े रहो। पहली बार तो कोई प्रधानमंत्री आया है जो हमें जोड़ने का काम कर रहा है, जो हमें कह रहा है आप भी उतने ही सम्मानित भारतीय हैं जितना कोई हिंदू भाई सम्मानित भारतीय है। तो मैं भारतीय बनना चाहती हूँ, मैं हिंदू मुसलमान नहीं बनना चाहती हूँ। तो ये जिस तरीके की जैसे ओवैसी की राजनीति दिखाई जाती है, वो सीधा मुस्लिम का पक्ष करते रखते हुए नजर आते हैं एक तरफा। वहीं पर अखिलेश जैसे, या और भी जैसे केजरीवाल थे, या कांग्रेस जो भी पार्टी है, ये सब लोग का बताना है कि जी ओवैसी तो बीजेपी की भी पार्टी है। ये क्या कैलकुलेशन है? मतलब ये लोगों को किस तरीके से आप समझाएंगे कि क्या गुमराह करने की कोशिश करते हैं? कोई किसकी बी पार्टी है या सी पार्टी है, इसमें मेरे को जाना ही नहीं है। मेरे को तो, क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुई हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं मुसलमानों को उनके चंगुल से छुड़ा के लाऊं, जो सारी जिंदगी शोषण करते रहे, जिन्होंने 3 तलाक में फंसा के रखा, हलाला में फंसा के रखा, जिन्होंने मुसलमानों को 2M दर्जे पे रखा, मैं उनके चंगुल से निकाल के लाऊं मुसलमानों को, और हम उस पर काम कर रहे हैं। अब उसमें ओवैसी जी हों, अखिलेश भैया और कांग्रेस पार्टी ने तो शाहबानों को 100 रुपए गुजारा भत्ता नहीं लेने दिया भाई। आप सोच कर देखिए। तो हम उनसे क्या आशा रखेंगे? तो हम उनसे आशा नहीं रखेंगे। हमारी उंगली पकड़ के जो हमें आगे बढ़ाएगा, विकास की तरफ लेकर जाएगा, न सिर्फ विकास की तरफ, जो हमें भारतीय बनाएगा, जो हमें शबनम खान भारत की ही नागरिक हैं सोचकर आगे बढ़ाएगा, हम उसकी उंगली पकड़ के आगे चलेंगे। सबका साथ, सबका विकास, ऑब्वियस बात है, सबका विश्वास, यही बहुत बोला जाता है। तो अभी इधर देखिए बयान महाकुंभ के ऊपर ले हैं, जैसे हादसा हुआ, वहाँ पे डेथ हुई, मैं आपके माध्यम से सिर्फ मैं आपका सवाल भी नहीं सुन रही हूँ, मैं एक बात पूछ ले रही हूँ। फिर महाकुंभ में खुद डुबकी लगाने की, वही मैं कहना चाह रहा था। या तो आप डुबकी लगा लीजिए, या फिर आप महाकुंभ को खराब बता लीजिए, या तो आप कहिए वहाँ भीड़ नहीं है, या आप कहिए वहाँ बहुत भीड़ है। कहना क्या चाहते हैं? बरगलाना चाहते हैं? ममता बनर्जी के बयान देखिए क्या, देश की जनता बहुत जागरूक है, सब कुछ देख रही है, सबकी आंखें खुल गई हैं। दिल्ली ने बता दिया, अब हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरीके का ये राजनीति कर रहे हैं महाकुंभ को, इस तरह के उल्टा सीधा बोलना और कह रहे हैं 144 नहीं है? मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ सबको, देश की जनता को ये कहना चाहती हूँ, जागरूक रहिए। जो नेता आपको मुसलमान कह के बेवकूफ बना रहा है, जो नेता आपको अल्पसंख्यक कह के 2M दर्जे पे लेके जा रहा है, उसका साथ छोड़ दीजिए और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चलते हैं। चलिए अब आ जाते हैं दिल्ली के सीएम पे। आपकी प्रशासन क्या कह रही है? आपका आकलन क्या होना चाहिए? कौन सा फेस होना चाहिए? क्योंकि दिल्ली में अब विकास के भी बहुत वादे किए हैं बीजेपी ने। विकास भी एक मैटर करता है, क्योंकि एक तरफ कहा जाता था कि केजरीवाल सरकार ने बहुत काम किया है, और अब ये कहा जा रहा है जी बहुत कुछ करने को है, बीजेपी कैसे करेगी? मैं तो ये बोल रही हूँ भाई, उनके किए हुए कार्य नहीं चाहिए, बीजेपी को अपना विजन पे काम करना चाहिए। और दूसरी बात, महिला मुख्यमंत्री, क्योंकि मैं महिला हूं तो मेरी कोशिश रहेगी कि महिला मुख्यमंत्री आए, पर फिर भी मेरे से निजी सवाल, अगर आप मेरा निजी मेरी निजी राय है ये, बिल्कुल परवेश वर्मा भाई, परवेश वर्मा बहुत टॉप देखते हैं, बिकॉज़ उनसे ज्यादा डायनामिक मुझे लगता है और कोई नेता नहीं है फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह से। अगर मैं बिल्कुल
मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होके भी सोचूं तो भी, जी। और मैं एक आम दिल्ली की नागरिक होके सोच रही हूँ तो भी मुझे परवेश वर्मा भैया अच्छे लग रहे हैं। ये सीएम सीट पे लड़ना और हराना ये भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण और बड़ा काम है मेरे ख्याल में। केजरीवाल को भी हराना हाँ। इतना आसान काम नहीं था, और फिर इसलिए भी दबाव बनता फिर है ज्यादा। उनका विजन है। साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे भी हैं, उसका उन्हें माइनस नहीं जाना चाहिए, उसका उन्हें प्लस जाना चाहिए। उन्होंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है। बात नहीं उठाएंगे सब नहीं, ये परिवारवाद होता नहीं। हाँ। परवेश वर्मा भैया खुद सशक्त और जमीनी काम करके बने हैं, जो अपने बलबूते पे बनाए। मैं तो कहती हूँ, देखिए परिवारवाद वो होता है कि मैं था, मेरे बेटे को बना दिया, उसके बेटे, जो शुरू से अपनी झंडा उठा के चल रहा है पार्टी का, फिर वो आया नहीं है, मेहनत करके आया है। तो मैं केजरीवाल को जो आपदा बताया इन्होंने, बस होने वाला भी तो टाइम आने आपदा जो बताया, आप क्या कहेंगे? उनकी आपदा उन्हें ले डूबी, मोदी जी ने कहा कि यमुना में ही तुम्हारी लुटेट कभी डूबी, भी या बीजेपी का विकास का विजन, कौन सी देखिए, चीज उन्हें सबसे पहले तो बीजेपी का विकास का विजन है ही। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में जो हमारी आस्था है, जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं कहते हैं वो भी करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे। दूसरे, आपने कहा आपदा, देखिए घमंड कभी राजनीति का किसी को भी नहीं करना चाहिए। केजरीवाल जी को घमंड ले डूबा। हमारे प्रधानमंत्री जी देश को आगे तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं, आप उन्हें गाली बक रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप शराब माफियाओं के साथ मिलके शराब बेच रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? आप स्कूल में कह रहे हो मैंने क्लास अच्छी कर दी, क्लास अच्छी कर दी, वहाँ 10 दुकानें शराब की खुलवा दी। वो बच्चा जिस गली से जा रहा है शराब बिकती देख रहा है, बच्चा आज दिल्ली का। मैं तो बल्कि जो भी बनेंगे, वैसे मैं परवेश वर्मा भैया की साइड हूँ पर फिर भी आप जो भी बनेंगे मैं उनको तो शुभकामनाएं दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ दिल्ली के बच्चों को केजरीवाल सरकार ने ड्रग्स की तरफ धकेला है, नशे की तरफ। तो सबसे पहला काम करना, जो भी विकास है वो बाद में हो जाएगा, पहले हमारा युवा साथी नशे से मुक्त होना चाहिए। एक इनकी परवाह दिखाई दे रही है अभी। मैं देखिए क्वेश्चन में चाह नहीं रहा लंबा खींचना, लेकिन जैसे अरे कौन सीएम है, मंडप सज गया, सीएम का पता नहीं है, ये काम नहीं हो रहे, वो काम नहीं हो रहे, यमुना में मशीनें हमने ये तो आपको सीखना चाहिए कि एक एक कार्यकर्ता इतना डेडिकेटेड है। हर एक जितने भी लोग लड़े हैं, जीते हैं 48 के 48, एक तो वो सारे के सारे मुख्यमंत्री हैं जो जीते हैं, और दूसरी बात जिसको एक नेतृत्व चुन दिया जाएगा, सब जय हिंद जय भारत करते हुए उसके साथ काम करेंगे। के ऊपर नेगी साहब ने आरोप लगाया कि सारा सामान, ये इस तरीके का क्या लगता है, सारा सामान ले गए वो कार्यालय में से जो वो गए हैं? इधर सुनिए, ऐसे तो अखिलेश भैया के ऊपर भी टोटी का वो लगता है, तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए। ये अलग तरह की राजनीति करना है, ले गया, अलग तरह की राजनीति करना है, तो इसलिए इनसे बड़ी उम्मीदें थी लोगों को। मैं यही बोलती हूँ कि आपने टूटी चप्पल पहन के दिखाई थी, फिर आप वुडलैंड के जूते पहनने लगे। आपकी शर्ट भी पहले इतनी बड़ी बाहर रहती थी, फिर आप पता नहीं कौन कौन सी पहनने लगे। तो भाई भगवान ने बचा लिया दिल्ली को, धन्यवाद भगवान का भी, और धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी, जो हमें मिले और दिल्ली को अब तरक्की की राह पर चलते हुए देखेंगे। खुशी से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम खान जी। तो इन्होंने अपनी बात रखी और इनका आकलन है कि परवेश वर्मा जी को सीएम होना चाहिए, और जहाँ तक मेरा आकलन है मुझे भी यही लगता है। लेकिन अब कुछ टाइम की देरी है और ये सारी चीज़ें पर्दा हट जाएगा इसके ऊपर से। तो सिलसिलेवार जो बातें याद आई, चाहे कुंभ की हो, चाहे अखिलेश यादव की बयान की हो, और केजरीवाल के बयान की, तो हमने सिलसिलेवार बात करने की कोशिश की सोनम खान जी से, जो कि आज हमारे साथ जुड़ पाई कार्यालय पे, प्रदेश कार्यालय पे। तो आपको कैसी लगी वीडियो, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। हम ऐसे ही आम से लेकर खास लोगों तक पहुँचने की, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।